नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का बंसल न्यूज़ में। बंसल न्यूज़ का खास कार्यक्रम आयुष्मान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अस्मिता। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आयुष्मान में हम हर बार स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं पर खास जानकारी देते हैं और इस कड़ी में आज हमारे साथ है डॉक्टर शुभ एस पुरोहित, जो बंसल हॉस्पिटल में रक्त रोग विशेषज्ञ है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट फिजिशियन है। डॉक्टर शुभ, आपका बहुत बहुत स्वागत है बंसल न्यूज़ में। सबसे पहले डॉक्टर शुभ, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कैंसर को लेकर हम आज बात करने वाले हैं, ब्लड कैंसर को लेकर बात करने वाले हैं। तो ब्लड कैंसर आम कैंसर से कितना डिफरेंट है और ब्लड कैंसर है क्या? ब्लड कैंसर देखिए अन्य कैंसरों से इस प्रकार भिन्न है क्योंकि बहुत बार ब्लड कैंसर का कोई लक्षण नहीं होता और जब लक्षण रहा भी तो हम उस पर ध्यान नहीं दे पाते। तो इसलिए ब्लड कैंसर के लिए जागरूकता फैलाना बहुत ज़रूरी है। तो इसी विषय पर अगर हम आज बात कर पाएंगे तो हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए काफ़ी आगे चलकर यूज़फुल रह सकता है। बिल्कुल। मैं चाहूँगी कि आप इसे थोड़ा सा सर डिटेल में समझाएं कि जो लोग जिन्हें इस कैंसर के बारे में पता नहीं है, क्या इसमें भी अलग अलग टाइप्स होते हैं? यस, ब्लड कैंसर कोई एक बीमारी का नाम नहीं है। इसमें 100 से ज़्यादा या फिर हम कह सकते हैं हज़ारों तरह की अलग बीमारियां रहती हैं और हर बीमारी का अलग अलग इलाज होता है। तो अभी किस तरीके का कैंसर है ये पता करने के लिए हमें कुछ स्पेशल टेस्ट करने पड़ते हैं जो बहुत बार सिर्फ आपके एक सिंपल 2 ml के ब्लड के टेस्ट पे भी हो जाते हैं। अगर उस पे नहीं पता चला तो हम आगे जाके उस पे और स्पेशल टेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि बोन मैरो की जांच या फिर कुछ म्यूटेशन के टेस्ट होते हैं जिसे हम मॉलिक्यूलर टेस्ट कहते हैं, जो आजकल काफ़ी कॉमनली और हर जगह पर उपलब्ध हैं। तो हम ये सब टेस्ट करके पता लगा सकते हैं कि वह किस प्रकार की बीमारी है और यह जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हर एक प्रकार के कैंसर का इलाज हर अलग तरीके से होता है। और कुछ कैंसर ऐसे भी हैं जो कि लोगों को सुनकर अजीब लगेगा कि भले ही वो कैंसर है लेकिन हम उसका इलाज ना भी करें तो पेशेंट को कुछ नहीं होता। तो इसीलिए अगर उसका हमने जांच करके पता लगाया कि हाँ ये इस तरीके का कैंसर है, तब हम पेशेंट को उस बारे में बता सकते हैं कि आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और हम इसका इलाज ना करते हुए आपको अगर रेगुलर फॉलोअप पे रखें तो भी ये बीमारी आपको आगे चलकर कोई तकलीफ नहीं देगी। देखिए, नई बात हमें पता चली है क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि मिथ होता है लोगों के जहन में कैंसर को लेकर। लोग अगर ऐसा सुनते हैं कि किसी को कैंसर है तो लोग यही सोचते हैं कि अब इसके पास ज़्यादा समय नहीं है, लेकिन जिस तरह से डॉक्टर शुभ ने बताया कि कुछ कैंसर्स ऐसे भी होते हैं कि जो बिना इलाज के भी ठीक हो जाए। ब्लड कैंसर की हम बात कर रहे हैं, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं सर, इसके क्या शुरुआती लक्षण होते हैं? ब्लड कैंसर का जैसे मैंने आपको बताया कि सॉलिड ऑर्गन के कैंसर से थोड़ा अलग होता है, तो इसमें थोड़े लिमिटेड तरीके के सिम्टम्स नहीं रहेंगे। पेशेंट को जैसे कमज़ोरी आना, बहुत ज़्यादा थकान होना, जैसे पेशेंट पहले 1 फ्लोर 2 फ्लोर सीढ़ियाँ आराम से चढ़ के जाता था, अभी उसमें उसको थकान महसूस हो रही है। या फिर पेशेंट को बहुत तेज़ बुखार आना जिसका कोई और इन्फेक्शन से ताल्लुकात नहीं है। या फिर पेशेंट को रात को सोते समय इतना ज़्यादा पसीना आए कि पेशेंट का जो पिलो है, बेड है, उसमें भी उसको उष्णता महसूस हो। या फिर पेशेंट का बहुत ज़्यादा वज़न घटना, और वज़न घटना इन द सेंस कि पेशेंट कोई डाइटिंग नहीं फॉलो कर रहा है या इनवॉलेंट्री वेट लॉस जिसे हम मेडिकल टर्म में कहते हैं, तो उस तरीके का वज़न घटना। और साथ ही मैं ये भी जो दर्शक हैं उनको ये बताना चाहूँगा कि ब्लड कैंसर बहुत बार हमको रूटीन ब्लड चेकअप, जैसे कि आप कहीं के एम्प्लॉय हैं, आपके जो एम्प्लॉयर हैं वो आपका एनुअल हेल्थ चेकअप कराते हैं, तो उसमें एक सिंपल ब्लड टेस्ट होता है जिसको CBC कहते हैं। तो उसमें भी पेशेंट्स के हमको पता चलता है कि कैंसर रह सकता है, मतलब बिना किसी लक्षण के पेशेंट को कैंसर निकल सकता है। तो यह भी बहुत कॉमन है, हमने हमारे प्रैक्टिस में देखा हुआ है। तो इसीलिए जागरूक रहना, और आपका एम्प्लॉयर आपके अगर चेकअप्स नहीं भी करवाते हैं तो यंग एज में मैं कहूँगा 50 के एज तक आप खुद से साल में एक बार, और 50 के बाद कम से कम 6 महीने में एक बार अपनी रूटीन हेल्थ चेकअप ज़रूर करवाएं। तो फुल बॉडी चेकअप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि कई बार हो सकता है कि आपको सिम्टम्स ना दिखे, और ये सिम्टम्स भी ऐसे सर कि लोग अमूमन तौर पर इग्नोर कर देते हैं, जैसा कि आपने बताया वज़न कम होना, पसीना बहुत ज़्यादा होना, तो या तो किसी और चीज़ से जोड़ लेते हैं या तो इग्नोर ही कर दिया जाता है। अगर किसी को पता चल जाए कि उसे ब्लड कैंसर है, उसके बाद क्या करना चाहिए? ब्लड कैंसर का जैसे ही आपको पता चले तो पहले आपने कहाँ पे जांच करवाई है वह महत्वपूर्ण है। आप किसी स्पेशलिस्ट के पास गए हैं या नहीं वह महत्वपूर्ण है। आप
जैसे ही आपको किसी डॉक्टर ने कहा या किसी ने भी कहा कि आपको ब्लड कैंसर के लक्षण लग रहे हैं, तो आप तुरंत से तुरंत स्पेशलिस्ट के पास जाइए, किसी भी हेमाटोलॉजिस्ट के पास जाइए, कंफर्म कीजिए कि हाँ ये ब्लड कैंसर है। फिर जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि इसका टाइप क्या है, कौन सा कैंसर है, वो आप पता करवाइए। इसको इलाज की ज़रूरत है, अगर हाँ है तो कौन से इलाज की ज़रूरत है, और जितना जल्द से जल्द हो सके इसका इलाज शुरू करवाइए। ठीक है, हमने ब्लड कैंसर समझा, इसके सिम्टम्स समझे। अब मैं चाहूँगी आप व्यूअर्स को ये भी बताएं सर कि इसका इलाज क्या है, इसकी क्या कुछ प्रोसीजर्स होती है, क्या इसमें भी स्टेजेस होते हैं जैसे हम आम कैंसर में देखते हैं, फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, थर्ड स्टेज? आप इसके बारे में भी थोड़ा सा कैसा है, हम कोई भी कैंसर है, जैसे मान लीजिए लंग्स का कैंसर है, फेफड़ों का कैंसर या लिवर का कैंसर है, तो उसका स्टेजिंग इस तरीके से होता है कि वो जो कैंसर है वह जिस ऑर्गन से, जिस हमारे बॉडी के ऑर्गन से चालू हो रहा है, क्या सिर्फ वहीं पे है या बॉडी के किस किस अलग पार्ट में फैल गया है, तो उसके हिसाब से उसका स्टेज होता है। अगर वो उसी ऑर्गन में है तो वो स्टेज 1 हो जाएगा, अगर वो पूरी तरह से फैल गया है, ब्लड में चला गया है, तो वो स्टेज 4 हो जाता है। लेकिन ब्लड कैंसर के साथ कैसा है, आप अगर किसी को ब्लड कैंसर से डायग्नोसिस करते हैं तो उसके चाहे आप हाथ से खून निकालें तो भी ब्लड कैंसर रहेगा, पैर से निकालें तो भी ब्लड कैंसर रहेगा। तो इसका कोई स्टेजिंग नहीं रहता। ये बहुत कॉमनली हमारे जो पेशेंट्स रहते हैं वो पूछते हैं कि हमारे पेशेंट का स्टेज क्या है, लेकिन इसमें कोई स्टेजिंग नहीं रहता। इसमें इसीलिए हम कहते हैं रिस्क क्या है पेशेंट का। तो ब्लड कैंसर में मेनली 3 तरीके के स्टेजिंग होते हैं, डिपेंडिंग कि कौन से टाइप का कैंसर है, लेकिन जो सबसे कॉमन कैंसर है उसमें 3 तरीके के होते हैं, जिसको हम बोलते हैं या तो हाई रिस्क रहेगा जी, या इंटरमीडिएट या मीडियम रिस्क या फिर एक लो रिस्क। हाई रिस्क में कैसे हम इस रिस्क को टाल सकते हैं Yes. और इसमें पेशेंट्स को क्या किन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, और जो लो रिस्क में यानी जो फर्स्ट स्टेज में है वो ऐसा क्या करे जो उनके लेवल्स ना बढ़े आगे? देखिए, ये आपके हाथ में नहीं है। दुर्भाग्यपूर्ण कैसा है, जैसे कि हम कहते हैं कि जो लंग्स का कैंसर है वो सिगरेट स्मोकिंग से बढ़ सकता है, मुंह का कैंसर है तंबाकू खाने से होता है, तो इसमें कैंसर होने का एज सच कुछ रिस्क नहीं रहता। जैसे ये बच्चों से लेके बूढ़े तक किसी में भी कैंसर हो सकता है। तो ये जो रिस्क है इसके लिए हमें कुछ स्पेशल टेस्ट करने पड़ते हैं ब्लड या बोन मैरो में, जिसे हम म्यूटेशन एनालिसिस कहते हैं। म्यूटेशन यानी उत्परिवर्तन जो हमारे डीएनए के लेवल पे होता है, जिसकी वजह से ये कैंसर होता है। तो ये आपके वश में नहीं है। आप जब टेस्ट कराएंगे तब पता चलेगा कि आप लो रिस्क में आते हैं, मीडियम रिस्क में आते हैं या हाई रिस्क में आते हैं। तो लो रिस्क का मतलब ये नहीं कि बीमारी अच्छी है, लो रिस्क का मतलब ये है कि सिर्फ कीमोथेरेपी देके हमारे जो मैक्सिमम ज़्यादातर पेशेंट्स हैं वो पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। जबकि जो मीडियम और हाई रिस्क है उस केस में हमको पेशेंट को आगे चल के बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, तब जाके हमारा पेशेंट पूरी तरह ठीक हो पाएगा। बिल्कुल डॉक्टर शुभ, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि अगर कोई स्मोक करता है तो उसमें चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि उसे लंग्स का कैंसर हो, कोई टबैको का यूज़ करता है तो उसे मुंह का कैंसर हो। ब्लड कैंसर की क्या वजह आपको लगती है, 5 ऐसी वजह जिसकी वजह से ये बीमारी हो सकती है? देखिए, जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको कहा, कोई एक पर्टिकुलर कॉज नहीं है ब्लड कैंसर का। आप कह सकते हैं कि जो पेशेंट्स को बहुत समय से एचआईवी की बीमारी हो उनमें रिस्क ज़्यादा रहता है कैंसर का। और भी कई तरीके के वायरसेस हैं, जैसे कि एप्स्टीन बार वायरस नाम से वायरस है, साइटोमेगेलो वायरस है। तो ये सब वायरसेस जो हैं अगर लंबे समय तक बॉडी में रह जाएं तो चांसेस रहते हैं कि पेशेंट को कैंसर हो जाए, ऑल्दो ये 100% प्रूवन नहीं है। लेकिन आप अगर मॉलिक्यूलर लेवल पे, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बोले मुझे कि कारण क्या है, तो शरीर का इम्यून सिस्टम होता है जिसे हम रोग प्रतिकारक क्षमता कहते हैं, जो हमारे बाहर से कोई भी बैक्टीरिया, वायरस उसके अगेंस्ट लड़ने में हमारी मदद करता है। तो जब ये रोग प्रतिकारक क्षमता का अनियंत्रण हो जाता है शरीर में, तो उस समय में हमें ब्लड कैंसर देखने को मिलता है। आपके मेरे कोई भी नॉर्मल इंसान के शरीर में रोज़ हज़ार लाखों तरीके के कैंसर करने वाले उत्परिवर्तन होते हैं डीएनए के लेवल पे। लेकिन हमारा इम्यून सिस्टम जब अच्छा रहता है, जब हमारा इम्यून सिस्टम ठीक से काम कर रहा होता है, तब ये सारे कैंसर करने वाले म्यूटेशंस, उत्परिवर्तन जो होते हैं, वो उनको इफ़ेक्टिवली वैसे सेल्स को हमारा इम्यून सिस्टम मार देता है और आगे जाके कैंसर नहीं करने देता। लेकिन कभी कभी ये जो कैंसर के सेल्स हैं वो इस इम्यून सिस्टम को स्किप कर जाते हैं। जैसे कि कोई सिक्योरिटी गार्ड है, कोई चोर है, चोर आया, सिक्योरिटी गार्ड को लांग कर चला गया, सिक्योरिटी गार्ड को नहीं पता चला, तो वो सिक्योरिटी गार्ड हमारा इम्यून सिस्टम है। तो जब उसके थ्रू हमारा कैंसर सेल चला जाता है तो वो बढ़ने लगता है और
कैंसर हो जाता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ब्लड कैंसर किसी को आनुवांशिक भी हो सकता है, और यहाँ अगर किसी को ब्लड कैंसर है तो उसकी आने वाली जनरेशन्स में भी ये चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं कि उन्हें भी इस तरह की कोई बीमारी हो? जी नहीं, मोस्ट ऑफ द कैंसर्स, मैं कहूँगा 99% ऑफ कैंसर्स आनुवांशिक नहीं होते, जेनेटिक नहीं होते। ना कि माता पिता को होने पे बच्चों को ज़्यादा चांस है या बच्चों को होने पे माता पिता को ज़्यादा चांस है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो इसके लिए घबराने की कोई बात नहीं है। अगर पेशेंट को आगे चल के भी संतान की प्राप्ति होती है तो उस संतान में भी ये कैंसर का होने का चांस नहीं रहता है। बिल्कुल। अब मैं चाहूँगी सर कि आप थोड़ा सा डायग्नोसिस के बारे में भी जानकारी दे दें कि किस तरह से इसका डायग्नोसिस होता है। मैंने जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया कि ब्लड कैंसर का जांच एक सिंपल सीबीसी नाम का जो टेस्ट होता है, कंप्लीट ब्लड काउंट, जो कि आप रेगुलर आपके रूटीन ब्लड चेकअप में करते हैं, तो 80% ऑफ द ब्लड कैंसर कैन बी डायग्नोस्ड बाय दैट सिंपल टेस्ट। सिंपल सीबीसी के टेस्ट से आपके 80% सारे ब्लड के कैंसर हम डायग्नोस कर सकते हैं। बस एक ही कंडीशन है, मैं आप जो भी दर्शक हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हो सकता है कहीं पे आपको 50-100 रुपये कम में वो जांच आपको अवेलेबल हो, लेकिन ज़रूरी है कि आप एक अच्छे लैब से वो टेस्ट करवाएं, क्योंकि वहाँ पे जो पैथोलॉजिस्ट रहते हैं, जो एक्सपीरियंस रहता है उनका, वो बहुत मैटर करता है। तो भले ही आपके 50-100 रुपये ज़्यादा जा रहे हों, एक अच्छी लैब से आप वो टेस्ट करवाइए, तो ये 80% हमारे केसेस उसी पे डायग्नोस हो जाते हैं। जब नहीं हो पाते हैं, और हमने जैसा ये रिस्क के बारे में, ब्लड के कैंसर के रिस्क के बारे में डिस्कस किया, ये सब हमें टेस्ट करना होता है, तो हमें कुछ स्पेशल टेस्ट करने होते हैं, जैसे कि बोन मैरो की जांच। बोन मैरो की जांच सुनने में बहुत पेशेंट डर जाते हैं, लेकिन मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि ये बहुत छोटा सा ओपीडी बेस का प्रोसीजर है। हार्डली आपको 10 मिनट लगेगा ये प्रोसीजर करने में। हम उतने भाग को सुन करके उस जगह से कुछ सैंपल्स लेते हैं, और वो आगे की जांच के लिए हम स्पेशलाइज्ड लैब्स में भेजते हैं कि किस तरीके का कैंसर है, उसका क्या रिस्क है, कौन सा म्यूटेशन है, क्या हमें आगे चल के उसके लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। और ये जो स्पेशल टेस्ट हैं उनका एक और आजकल खासियत है कि पिछले 20-25 सालों में हमारे पास कुछ टारगेटेड ट्रीटमेंट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ जाके कैंसर के सेल्स के अगेंस्ट जाकर काम करती हैं। तो इस म्यूटेशन का या उत्परिवर्तन का जब हमें पता चलता है, तो हम उसको टारगेट करके एक कुछ दवाइयाँ आजकल आई हैं जो दे सकते हैं, जिसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ जाके कैंसर के सेल्स को मारते हैं। बिल्कुल। बोन मैरो का आपने जिक्र किया, और बोन मैरो को लेकर भी बहुत सारे मिथ्स हम देखते हैं हमारी सोसाइटी में रहते हैं लोगों के जहन में। तो मैं चाहूँगी सर कि आप बोन मैरो ट्रांसप्लांट समझाएं कि किस तरह से ये प्रोसीजर होती है, इसके क्या फ़ायदे होते हैं और किस तरह से इसमें ट्रीटमेंट होता है। जी, देखिए, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, सबसे पहले दर्शक ट्रांसप्लांट का वर्ड सुन के ये सोचते हैं कि किसी तरीके का ऑपरेशन है, जो कि बिल्कुल भी गलत है। तो ट्रांसप्लांट जैसे किडनी या लिवर में किसी एक पेशेंट का निकाल के दूसरे में डाला जाता है, ये वैसा बिल्कुल भी नहीं है। एकदम माइनर प्रोसीजर है, जैसे कि आपने कभी ब्लड डोनेट किया होगा, तो उसी तरीके का प्रोसीजर है। इसमें आप ब्रॉडली बोलेंगे तो 2 तरीके के ट्रांसप्लांट होते हैं। एक को हम ऑटोलॉगस बोलते हैं, दूसरा एलोजेनिक बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है। तो ऑटोलॉगस ट्रांसप्लांट कुछ स्पेशल ब्लड के कैंसर्स होते हैं, जैसे जिसका नाम होता है लिम्फोमा या माइलोमा, उसके लिए यूज़ किया जाता है। और दूसरा एलोजेनिक होता है, जो ल्यूकेमियास के लिए यूज़ होता है। तो ऑटोलॉगस और एलोजेनिक का मैं मतलब समझाना चाहूँगा थोड़ा सा। ऑटोलॉगस मतलब पेशेंट के खुद के सेल्स लेके, स्टेम सेल्स लेके, हम पेशेंट को खुद को उसको बाद में वापस कर देते हैं कीमोथेरेपी देने के बाद। और एलोजेनिक में हमें एक दूसरा डोनर लगता है, जो कि पेशेंट का भाई बहन, माता पिता, या फिर कोई दूर का कज़िन हो सकता है, जो उसको दे सकता है। और बोन मैरो ट्रांसप्लांट जो है एक पुराना शब्द है, जो ये जब ये प्रोसेस चालू हुआ था तब बोन मैरो से लिया जाता था, इसलिए इसका नाम है, और पेशेंट्स को भी ज़्यादातर यही नाम पता है। बट आजकल हम उसके लिए टर्म यूज़ करते हैं, उसका नाम है स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, जो कि ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, क्योंकि सेल्स लेते हैं, पेशेंट के स्टेम सेल्स लेते हैं, और बोन मैरो से नहीं लिया जाता। हम पेशेंट को कुछ इंजेक्शंस देते हैं, जिसकी वजह से जो पेशेंट के स्टेम सेल्स हैं वो बोन मैरो से निकल के बाहर ब्लड में आ जाते हैं। और जैसा कि आपने डायलिसिस देखा होगा पेशेंट्स का, एक पेशेंट को मशीन में कनेक्ट किया जाता है, उसका कचरा साफ करके बाकी ब्लड रिटर्न हो जाता है। ठीक उसी तरीके का एक प्रोसीजर होता है, और हमारी मशीन का नाम होता है एफेरेसिस मशीन। तो इस मशीन से जो डोनर रहेगा उसको हम इंजेक्शंस देने के बाद जब उसके स्टेम सेल्स ब्लड में आ जाते हैं, तो मशीन से कनेक्ट करके स्टेम सेल्स कलेक्ट करते हैं, और बाकी सब कुछ पेशेंट डोनर को रिटर्न हो जाता है। और जो हमारा पेशेंट रहता है उसको हम एक स्ट्रॉन्ग कीमोथेरेपी देते हैं, जिससे उसके शरीर में जो भी कैंसर के सेल्स हैं वो चले जाएं, और जो हमने डोनर से स्टेम सेल्स लिए हैं हम वो पेशेंट को दे देते हैं। इसमें किसी भी तरीके का कोई ऑपरेशन नहीं होता है। तो ये सिंपल प्रोसीजर है, और डोनर को इसमें कोई भी तकलीफ नहीं होती, ना प्रोसीजर के दौरान ना प्रोसीजर के बाद।
यानी तो ये पूरी सेफ है ये प्रोसेस, जैसे हम बिल्कुल। देखते हैं कीमोथेरेपी में आफ्टर इफेक्ट्स उसके होते हैं, यस यस। शरीर में बदलाव होता है, इसमें ये बिल्कुल सेफ है और ऐसे कुछ चेंजेस एक्चुअली चेंजेस नहीं आते हैं सच। देखिए, डोनर में तो कुछ भी हमको नहीं देना पड़ता, तो डोनर में चेंजेस नहीं आते, लेकिन क्योंकि पेशेंट को हमने कीमोथेरेपी दिया है तो पेशेंट में कीमोथेरेपी रिलेटेड साइड ये इफेक्ट्स आ डोनर सकते कौन हैं। हो सकता है सर? जी, डोनर देखिए, जैसा कि मैंने आपको बोला, हम फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स जो रहते हैं उनको प्रेफर करते हैं। तो जो सबसे कॉमन डोनर रहता है वो पेशेंट का भाई या बहन रहता है। तो इसमें हम एक HLA नाम का टेस्ट होता है, तो उसमें हम जो पेशेंट की सफ़ेद रक्त कोशिकाएं रहती हैं उसमें HLA नाम का एक प्रोटीन होता है, तो उसका मैचिंग होता है डोनर में और पेशेंट में। 10 में से कितने मैचिंग हो रहे हैं, तो 10/10 सबसे अच्छा मैच है। कोई भी पेशेंट का उसके डोनर मतलब भाई या बहन का डोनर होने के लिए संभावना है कि 25% चांस है कि उसका भाई या बहन 10/10 मैच निकल जाए। तो जब 10/10 मैच होता है, इसका मतलब ये है कि आगे चल के बोन मैरो ट्रांसप्लांट के कॉम्प्लिकेशंस जो होते हैं वो पेशेंट में काफ़ी कम हो जाएंगे। अगर नहीं होता है मैच या फिर पेशेंट के दुर्भाग्यपूर्ण कोई भाई बहन नहीं है, सिंगल चाइल्ड है, तो माता पिता जो रहते हैं वो हाफ मैच निकलते हैं, मतलब 5/10 या 6/10 ऐसा मैचिंग होता है। तो ऑल्दो उसका रिस्क आगे चल के ज़्यादा होता है कि ट्रांसप्लांट के बाद कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, लेकिन हमको हमेशा रिस्क वर्सेस बेनिफिट रेशियो देखना पड़ता है किसी भी चीज़ में। तो जब हमारा बेनिफिट ट्रांसप्लांट करके ज़्यादा है तो ऐसे केस में हम हाफ मैच या 6/10 5/10 मैच भी ले सकते हैं। बिल्कुल। इसके अलावा कुछ डोनर रजिस्ट्रीज होती हैं जैसे कि दे आर NGOs, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमें अनरिलेटेड डोनर भी मिलते हैं। हम पेशेंट का जो HLA का रिपोर्ट है वो डालते हैं, तो जो वॉलंटरी डोनर्स रहते हैं, जो कि मैं या आप भी हो सकते हैं, हमारा अगर रजिस्ट्री में नाम है, हमारा HLA रिपोर्ट उनके पास है, तो वो मैच करके देखते हैं, तो हम किसी बिना जान पहचान के इंसान को भी अपना बोन मैरो या फिर स्टेम सेल डोनेट कर सकते हैं। बिल्कुल, ये एक आपने नई जानकारी दी, क्योंकि अब तक यही लगता था कि भाई या बहन ही डोनेट कर सकता है, लेकिन अब कोई भी हो सकता है। सर, आपने जिक्र किया था कि एक अच्छे डॉक्टर और एक अच्छे इंस्टीट्यूट से अगर आप जांच करवाते हैं, ट्रीटमेंट लेते हैं, तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। आप बंसल हॉस्पिटल में हैं, मैं चाहूँगी कि आप उसके बारे में भी थोड़ी जानकारी दें कि यहाँ पर आप किन टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, क्या कुछ फैसिलिटी है, जब पेशेंट आता है तो किस तरह से उसका ध्यान रखा जाता है। जी बिल्कुल। देखिए, हमारा बंसल हॉस्पिटल, जैसे कि आपको पता है, बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल, बड़ा हॉस्पिटल और फेमस हॉस्पिटल है। तो वो किसी कारण से फेमस हुआ है, तो फेमस इस कारण हुआ है कि हमारे पास एक बहुत अच्छी टीम है, हमारे सीनियर डॉक्टर्स बहुत ही अच्छे हैं। उनको जब भी ऐसा लगता है कि पेशेंट को कैंसर हो सकता है या है, तो वो कभी भी कंफर्म खुद से पेशेंट को नहीं बताते, क्योंकि वो उस चीज़ के स्पेशलिस्ट नहीं है। तो जब भी वो हमारे पास रेफ़र करते हैं, मेरे पास या मेरी किसी टीम मेंबर के पास, तो हम उसके आगे के जांच करते हैं। सबसे पहला हम मामूली सा CBC का जांच करेंगे, उसमें अगर हमको लगता है कि हाँ इसे आगे की जांच की ज़रूरत है, तो वहीं के वहीं तुरंत हमारा OPD बेसिस पे पेशेंट का बोन मैरो हो जाता है। बोन मैरो 10 मिनट का प्रोसीजर है। बोन मैरो की स्लाइड्स हमारे एक्सपीरियंस पैथोलॉजिस्ट हैं हमारे लैब में, जो कि हमारा सेम बिल्डिंग में है। तो वहाँ पे हमारे पैथोलॉजिस्ट, मैं, हम सब मिलकर पेशेंट के बोन मैरो का माइक्रोस्कोप के अंदर जांच करते हैं कि इसमें कैंसर हो सकता है, और उसी समय हम पेशेंट को काउंसल करते हैं कि आपको ये बीमारी हो सकती है, आगे चल के क्या करना पड़ेगा, क्या इलाज है। बिल्कुल डॉक्टर शो, अब मैं चाहूँगी कि अब आप लास्ट में आप हमारे व्यूअर्स को कुछ मैसेज देना चाहे, और क्या कुछ चेंजेस वो अपनी लाइफस्टाइल में कर सकते हैं जिसके चलते इस तरह की जो तकलीफ़ें हैं, इस तरह की जो बीमारियां हैं, इससे वो दूर रह सकें। तो सबसे ज़रूरी हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि हमने डिस्कस किया, तो कोई भी बीमारी, जैसे ये भी एक हमने जैसा कि हमारा डिस्कशन हुआ कि ये रोग प्रतिकारक क्षमता या इम्यून सिस्टम की बीमारी है। आपका इम्यून सिस्टम हेल्दी तब रहेगा जब आप अच्छा खाना खाते हैं, जब आप समय पर सोते हैं, जब आप एक्सरसाइज को अपने डेली रूटीन में लाते हैं, चाहे वो कितना भी बिजी आपका शेड्यूल रहे। और साथ ही साथ रूटीन हेल्थ चेकअप का हमने डिस्कस किया। आप ईयरली एक बार तो भी हेल्थ चेकअप कीजिए। और मेरी दर्शकों से निवेदन है कि आप जागरूक बनिए। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि अनरिलेटेड डोनर्स भी होते हैं, तो अगर यह प्रोग्राम देख के आप में से एक भी वॉलंटरीली जाके डोनर रजिस्ट्री में अपना नाम रजिस्टर करता है, तो कोई एक दुर्भाग्यपूर्ण जिसका कोई भाई बहन जिसको डोनेट ना कर सके, वो आगे चल के आप उसको डोनेट करके उसकी जान बचा सकते हैं। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा मैसेज है, और बंसल न्यूज़ की हमेशा से यही मुहिम रहती है कि इस तरह से दर्शकों को जागरूक करे,
जिससे उनके मन में जो डाउट्स आते हैं, जो क्वेश्चन आते हैं, वो भी आंसर आप जैसे एक्सपर्ट दे देते हैं। और हमारी भी यही मुहिम रहती है कि मोटिवेट करें लोगों को, खासकर जो इस तरह की बीमारी से अगर ग्रसित होगा, पीड़ित होगा, तो उसे मेंटल सपोर्ट की भी बहुत ज़रूरत होती है। और जब आप जैसे एक्सपर्ट्स आके उन्हें इतना सपोर्ट करते हैं, इतनी गलतफहमियां दूर करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका भी मनोबल बढ़ता है। चलिए, इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम आयुष्मान में फिलहाल इतना ही। फिर लौटेंगे नई जानकारी के साथ, नई बातचीत के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए बंसल न्यूज़। नमस्कार।